नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं रामभगत नेगी किन्नौर अब तक पेश से। आज मंगलवार है और जैसे कि मंगलवार के एपिसोड में हम कृषि बागवानी हेल्थ को लेकर आते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप हमारे एपिसोड से जुड़ते हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। हम चाहते हैं कि हमारा जो एपिसोड है पूरा किन्नौर, पूरा हिमाचल देखें। हरियाली और खुशहाली में जो हमारा आज का विषय है, हम एनेस्थीसिया से संबंधित है। आखिर एनेस्थीसिया क्या जो है, मतलब क्या है, और क्यों हम जब ऑपरेशन के समय में जब सर्जन करते हैं, हम जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो घबराते हैं एनेस्थीसिया को सुनकर या सर्जन को सुनकर। ऐसे ही हमारे साथ आज उपस्थित है आपके डर को दूर भगाने के लिए, क्योंकि बीमारी बोल कर नहीं आती है और जैसे दुर्घटना बोल कर नहीं आती है। आपको आपको समझ होना चाहिए जब आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है या आपका कहीं सर्जन होना है या आपका ऑपरेशन होना है, तो एनेस्थीसिया डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। आखिर क्यों पड़ती है और क्या किस लिए पड़ती है, इसके बारे में भी जानेंगे। हमारे आज के एनेस्थीसिया जो डॉक्टर है हमारे मोरंग से है, किन्नौर से। वो वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं रामपुर में। तो मिलते हैं और उनसे जानेंगे। आज के इस एपिसोड में बहुत सारी चर्चा है और बहुत सारे विषय रहेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एनेस्थीसिया का जो शाब्दिक जो परिभाषा है, वो चेतना और संवेदना में कमी, मतलब कमी होता है। और इसका एनेस्थीसिया के लिए जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है उन दवाओं को एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक कहा जाता है। एनेस्थेटिक का उपयोग जांच और सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान शरीर के किसी भाग में संवेदनाओं को सुन करना या रोगी को सुलाने के लिए किया जाता है। और ये तब जब जरूरत पड़ती है जब आप विपरीत परिस्थितियों में और आपका जो आपातकालीन स्थिति में जब आपका जो है ऑपरेशन होना है या फिर आपका तो चलिए मिलते हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, हेल्थ से जुड़ा एपिसोड है और जरूर जुड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे डॉक्टर से कोई भी आप सर्जन से संबंधित और एनेस्थीसिया से संबंधित कोई सवाल है तो जरूर संपर्क करें। सवाल करने से पहले आप अपना जगह का नाम जो जरूर बताएं। तो मिलते हैं हमारे आज के डॉक्टर आदरणीय सतीश नेगी जी से, और मोरंग से वर्तमान में महात्मा गांधी रामपुर खनेरी में सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार जी, नमस्कार भगत जी और सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया सबसे रूबरू होने जी का। जी, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे किन्नौर से और किन्नौर के लिए आपने समय निकाला। नमस्कार जी, बहुत-बहुत नमस्कार। जी सबसे पहले तो महोदय जी, ये जो एनेस्थीसिया है क्या और वो किस प्रकार के होते हैं? बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें हम लोकल सीएचसी और पीएचसी में देखेंगे तो घाव में सीधा टांका लगा लेते हैं और जो एनेस्थीसिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या जो सीधा टांका लगाना और बगैर एनेस्थीसिया का उपयोग किए हुए वो जायज है? पहला सवाल सर। नहीं जी, एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि हमारे जैसे चेतना विहीन करना, जैसे पेन मतलब कि दर्द महसूस ही नहीं होने देना। जो ये हमारे जो पीएससी, सीएससी की बात करें वहाँ एनेस्थेटिक्स तो होता नहीं। तो वहाँ पे जो जी हमारे एनेस्थीसिया के जो टाइप होते हैं, मुख्यतः 3 टाइप के हैं। एक तो जनरल एनेस्थीसिया है, एक रीजनल एनेस्थीसिया, एक लोकल एनेस्थीसिया होता है। जो पीएससी, सीएससी में होता है, वो जो एमबीबीएस में ट्रेन होते हैं, वो लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो उसमें बिना लोकल एनेस्थीसिया के देना चीर चीर या कुछ टांगे लगाना बिल्कुल ही गलत है जी। वो जो भी पीएससी लेवल तक के डॉक्टर के सब ट्रेन होते हैं, वो जो लोकल जो तीसरा टाइप है, जो लोकल एनेस्थीसिया वो देने के लिए। तो इसलिए लोकल एनेस्थीसिया देना ही चाहिए, कोई भी सीएससी या पीएससी हो। बाकी जो दूसरा जो जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया वो सिर्फ और सिर्फ एनेस्थेटिस्ट ही देगा। जी हाँ, इनमें ये फ़र्क है जैसे आप जनरल एनेस्थीसिया देते हैं किसी को, उसमें हम गैस सुंघाते हैं या इंजेक्शन देते हैं तो पूरा ही बेहोश कर देते हैं। तो इसमें पेशेंट को कोई पता नहीं होता, पूरा ही हम बेहोश करते हैं और वो जनरली होता है जो बड़े-बड़े सर्जरी जो जो भी कोई मेजर सर्जरीज़ होता है। और दूसरा जी हमारा जो रीजनल एनेस्थीसिया की बात करूँ जो सेकंड नंबर वो जो एक पोर्शन को ब्लॉक करते हैं, एक रीजन को ब्लॉक करते हैं जो नस को और जो जितने भी सारे नस हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएँगे।
तो उसमें आप जैसे पूरे हाथ का ऑपरेशन करना हो, कुछ पैरों का ऑपरेशन करना हो, तो हम इसमें रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं। और जो लोकल एनेस्थीसिया जो जिस जगह भी जो कटा या चोट लगा है, उसी जगह पे हमारे को देना होता है, और वो कहीं भी पीएससी या सीएससी में लग सकता है। जी, बहुत खूब सर। लोकल एनेस्थीसिया सीएससी और पीएससी में लगा सकते हैं, इसके लिए एमबीबीएस डॉक्टर ट्रेंड होते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये किन्नौर जी। के लिए सबके लिए। सर, एनेस्थीसिया और सेडेशन में क्या अंतर है और कब किस इसकी जरूरत पड़ती है? जो एनेस्थीसिया होता है, जो कोई भी मेजर सर्जरी हो या माइनर सर्जरी या कोई जो जिसमें पेशेंट अपना पेन बिल्कुल ही सहन नहीं कर सकता कोई भी प्रोसीजर में, उसमें एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। कोई भी जो मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी या कोई डायग्नोस्टिक करना हो, किसी का हमने डायग्नोस करना हो, उसमें भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है पेशेंट को, उसमें एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती ही है। जबकि आप जो सिडेशन बोल रहे हैं कि जो सिडेशन है जस्ट सुलाने के लिए थोड़ी छोटा सा प्रोसीजर है, जिसमें हार्डली आपको 10-12 मिनट लगना है या उससे भी कम मिनट, तो हम सिडेशन देते हैं। उसमें थोड़ा सा सुला देते हैं, पर वो एज ए ज्यादा एनेस्थीसिया उसमें नहीं देते। वो बिल्कुल सेफ है कि उसमें पूरा बेहोश नहीं करते, सिडेशन देते हैं। वो कोई भी दे सकता है, पर जनरली ये भी एनेस्थेटिस्ट को ही देना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि सिडेशन देते समय सिडेशन का डोज पता नहीं होता, तो सिडेशन का डोज होता है नींद, वो बिल्कुल ही बेहोश कर देगा, बिल्कुल ही अनकॉन्शियस कर देगा, तो उस समय हमारे को एनेस्थेटिस्ट की ही जरूरत पड़ सकती है। तो सिडेशन जी। का मतलब है जो हम थोड़ा सा ड्रग जो इंजेक्शन द्वारा देते हैं, उसको बोलते हैं कि जी सिडेशन। तो तक। थोड़ा सा आदमी को नींद आ जाए बस, उससे ज्यादा सिडेशन नहीं है। सर, मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा हूं। अंदर अंदर मैंने तसल्ली से देखा है। जबकि मेरा इतना मैं ये देखता हूँ कि जो कई बार जो ऑपरेशन होता है अंदर इतना हैवी नहीं होता है, मतलब 1 घंटे का होता है। और 2-3 घंटा लग जाता है, मतलब बाहर जो इंतजार कर रहे होते हैं लोग, डर रहे होते हैं। मैंने अंदर पाया कि अंदर जो बीपी लो होता है तो थोड़ा रेस्ट दिया होता है, उसको चेकिंग होती है। ऐसे में बाहर वाले डर जाते हैं कि बहुत लंबा जो है ऑपरेशन हो रहा होगा, बहुत लंबा वो हो रहा होगा। ये चीज़ें मैंने देखा है। तो चलिए, एक मैं अपना एक एक्सपीरियंस ज़ाहिर कर रहा हूँ कि जब भी आप सर्जन अंदर जाते हो थिएटर में, तो आपका नॉर्मली ऑपरेशन हो सकता है। अगर लेट से आते तो आपको घबराने का नहीं है। अंदर बहुत सारी जो है मरीजों का जो चेक किया जाता है, बीपी का होना, आपका हार्ट का चेक करना और टेम्परेचर का चेक करना, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तो चलिए सर, किसी भी सर्जरी से पहले मरीज को किन बातों का ध्यान रखना होगा सर? अगर सर्जरी करने से पहले मान लेते मेरा कोई ऑपरेशन है, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखो जी, ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक इमरजेंसी होगा या एक इलेक्टिव होगा। मतलब इलेक्टिव के लिए जैसे कोई पथरी का ऑपरेशन है, या किसी को जो फाइब्रॉइड जिसको रसौली बोलते हैं उसका ऑपरेशन है, वो इलेक्टिव होता है। तो उसमें आपको पहले पूरा एनेस्थेटिक से फिटनेस लेना बहुत ही जरूरी है। तो उसमें हम जनरल चेकअप करते हैं, उसके पूरा हिस्ट्री पूछते हैं, कोई किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट को डायबिटिक शुगर तो नहीं है, कोई लंबी दवाई तो नहीं खाते हैं, कोई क्रोनिक स्मोकर तो नहीं है, दारू तो नहीं पीते हैं। ये पूरा जब इलेक्टिव की बात कर रहा हूं, जिसमें आप रुक सकते हो, मतलब कि महीना रुक सकते हो, 10 दिन रुक सकते हो, उसको बोलते हैं इलेक्टिव। कि अभी जरूरत नहीं है, कभी भी कर सकते, उसमें प्रॉपर चेकअप होगा। उसके बाद हम उसका बीपी देखेंगे, उसका हार्ट रेट देखेंगे, उसका जो दिल ठीक है, उसका लंग्स ठीक काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ टेस्टें करते हैं कि उसको शुगर का लेवल ठीक है, उसका एचबी ठीक है, पेशेंट की खून की कमी तो नहीं है। तब जाके हम पूरा तसल्ली करके इलेक्टिव के लिए उसको तैयार करते हैं, क्योंकि इलेक्टिव का मतलब प्रॉपर आपको पूरा प्रॉपर टाइम। दूसरा होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, कोई गिर के आ गया या कुछ हो गया, कोई स्प्लीन इंजरी हो गया जो ब्लीडिंग हो रहा है, एकदम से ऑपरेट करना पड़ेगा। या कोई पेशेंट, बच्चा अंदर दब घुट रहा है, बच्चे ने पोटी कर लिया है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्टिव। उसमें हमारे को ये सारे टेस्टों की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय हम पेशेंट को एकदम से करना, सिर्फ और सिर्फ एचबी या कुछ एक दो टेस्टों की जरूरत पड़ती है। हम जैसे पेशेंट शिफ्ट करते हैं, हम वो टेस्ट भेजते हैं लैब में उसी समय। जब तक पेशेंट को हम अंदर लेटाते हैं, वो टेस्ट का रिपोर्ट हम जल्दी से फोन से पता करते हैं। तो उसमें ज्यादा टेस्टों की जरूरत नहीं पड़ती। और जबकि इलेक्टिव में हमारे को पूरे का पूरा सारा जांच करना पड़ेगा। तो इलेक्टिव में ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पेशेंट को, नहीं ये टेस्ट नहीं हुआ तो हम कोई बात नहीं, उसमें ऐसा नहीं रोल है। उसमें आपको प्रॉपर पूरा एग्जामिनेशन और पूरा टेस्ट है, पूरा क्लियर ही चाहिए। पेशेंट फिट हो, हम तभी इलेक्टिव के लिए करते हैं। अगर फिट नहीं है तो किसी किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, किसी को शुगर ज्यादा है, तो हम उनको उसी
पहले उस ट्रीटमेंट पे डालेंगे, पहले शुगर कंट्रोल करेंगे, पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, तब जाके हम उसका ऑपरेशन का डेट देंगे और ऑपरेशन करेंगे। जी, आपके लिए प्रतिक्रिया आई है, पांगी से है, किशोर ने माजू जी कहते हैं कि किन्नौर अब तक में मेरे प्रिय डॉक्टर सतीश नेगी जी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार मंजू भाई। जी सर, आपने अभी आगे कहा था कि जर्नल अनेस्थीसिया और एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया, ये दोनों में अंतर क्या है सर? ये जनरल एनेस्थीसिया वो होता है जिसमें आप कुछ इंजेक्शन देते हैं और गैस सुंघा के पेशेंट को बेहोश कर देते हैं। उसमें पेशेंट बिल्कुल ही बेहोश होता है, कुछ पता नहीं होता जब तक कि ऑपरेशन खत्म ना हो जाए। उसमें गैस सुंघाते हैं और हम जो जो हार्ट रेट और सब कुछ हम खुद मॉनिटर करते हैं, जो उसका जो सांस है हमारा मशीन सांस देता है, उसमें पेशेंट का कोई रोल नहीं होता, सारा हम मशीनों से करते हैं। जबकि आप स्पाइनल जो एपिड्यूरल बोल रहे हैं, हम उसमें ऐसे करते हैं, हम जो रीढ़ की हड्डी पीठ में हम सुई लगाते हैं और जो उसके जो जितने भी नस वहां से निकलते हैं, जैसे ये ज्यादा होता है जो आपके जो नाभि से नीचे के जो ऑपरेशन करते हैं, वो उधर से नीचे सारा सुन कर देते हैं। इसमें जो एपिड्यूरल स्पाइनल में ऐसा कि पेशेंट बात कर सकता है, सब कुछ देख सकता है, इवन दूरबीन से ऑपरेशन देख सकता है पेशेंट। और इसमें पेशेंट को ये फायदा रहता है कि वो एज ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते हैं। जबकि जनरल एनेस्थीसिया हम देते हैं तो उसमें पेशेंट बिल्कुल ही स्लीप अनकॉन्शियस कर देते हैं, और उस जब तक कि ऑपरेशन खत्म ना हो जाए, जब तक उसको हम वापस ना लाए, तब तक पेशेंट बिल्कुल ही अनकॉन्शियस रहेंगे और सारा काम हमारी मशीन करेंगे। ये जी फर्क है जी जनरल। जी, एक बार प्रतिक्रिया पढ़ते हैं कि डॉक्टर साहब, पिछले 5 सालों से आपने जिस तरह से किन्नौर की लोगों की सेवा रामपुर में रहकर किया है, आपको किशोर माजू की ओर से जय श्री राम। जय श्री राम किशोर माजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मुझे भी रीढ़ में लगा था वो इंजेक्शन सर, जब स्टार्टिंग लगा था तो 440 का करंट लगा था। तो हाँ जी, वो हाँ जी। मतलब झटका झटका ऐसा लगा था, तो उसका वो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या कारण है वो झटका लगने का? जेट का काफी वैसे पसीना काफी नहीं पसीना नहीं, वैसे निकाला तो निकाला एक था। ट्रेन एनेस्थेटिस्ट के हाथों से झटका लगना बहुत ही कम है। तो झटका लग जाता है कई बार, अंदर जो आप जो सुई है उसको अंदर तक ले जाते हैं और जो नस तक पहुंच जाता है, तो झटका लग जाता है उस समय। ये एक नॉर्मल नॉर्मल फिनोमेनन है। जी, एक और एक पर है, जो जैसे भी हम जी, एक एक जब हम जी एक बात कहना चाहता हूँ, जो जो पीठ में जो सुई लगाते हैं उसमें कई लोगों को ये शिकायत रहता है कि पीठ दर्द बहुत लंबा है, कईयों को सर में दर्द रहता है। तो उन लोगों को मैं ये बताता हूँ कि जो जिनको ऐसा लंबे टाइम से पहले ही पीठ दर्द होता है, उनको पहले बता देना चाहिए एनेस्थेटिस्ट को कि मेरे पीठ में दर्द रहता है, तो मुझे ये सुई नहीं लगाना, मुझे जनरल एनेस्थीसिया दो। तो हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट उससे करते हैं। या किसी को सर दर्द की शिकायत रहती है, तो उनमें कई बार जो पीठ में सुई लगाने से पीठ में दर्द रहता है और सर दर्द भी लगा रहता है उनको। तो ऐसे पेशेंटों को पहले हम काउंसलिंग करते हैं और उनको सब कुछ सच बता देना चाहिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो अगर उस हिसाब से दूसरा ये है कि जो पीठ में दर्द रहने का कारण ये रहता है कि जब आप जैसे कोई किन्नौर का पेशेंट है, ऑपरेशन करके दूसरे दिन ही निकल जाते हैं घर, तो ऐसा कोई शिफ्टिंग जो आपने गाड़ी में ट्रेवल किया, काफी झटके लगते हैं, जो कमर में सुई लगती है तो काफी झटके, उससे भी पीठ में दर्द काफी टाइम तक रह सकता है। इसके लिए मैं सबको ये दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जितना पानी पियोगे आपको उतना दर्द कम होता जाएगा। अच्छा, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपको इस प्रकार का दर्द है ऑपरेशन के या सर्जरी के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पर मुझे नहीं हुआ सर, मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुआ। वो फर्स्ट टाइम जब लगा उस समय हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई शिकायत नहीं है सर। नहीं, ये बड़े कम लोगों में होता है, ऐसा तो नहीं कि सब में होता है, बहुत ही कम लोगों में होता है। हजार में जी से मतलब 5-6 लोगों में ये केसेस आ जाते हैं। जी, अक्सर क्या होता है कि अनेस्थीसिया से बाहर आने के बाद मरीज को बहुत ज्यादा पेन जैसा लगता है। ये क्या वो जो उसकी जो लेवल है खत्म होने के कारण होगा, कि कोई और भी कारण हो सकते हैं सर? जैसे ही एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट खत्म हो जाता है तो पेशेंट पेन महसूस करता है जी। उस समय हमारे को जो जैसे ही पेन होता है, हमारे को पेन कम करने का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। जैसे ही हम जी अब ओटी से, हम ऑपरेशन थिएटर से तो हम बाहर करते हैं, तो कई बार वर्कलोड ऐसा होता है कि एनेस्थेटिक वार्डों में जा नहीं सकता,
तो वहां पेशेंट के अटेंडेंट को बोलने कि मुझे दर्द होगा, तो उस समय हम दर्द का इंजेक्शन लगाते हैं, और वो जरूरी जी। है, बहुत जरूरी लगा लेते हैं, सब लगाते हैं, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो पेन 2 एक दिन तो पेन रहता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सर्जरी हुआ है। कुछ सर्जरी, छोटे सर्जरी ऐसे हैं कि पेन कम रहता है, कुछ बड़ी सर्जरियों में पेन काफी लंबे समय तक रहता है, इसलिए हम उनको जब तक दर्द खत्म ना हो उनको हम इंजेक्शन पे ही रखते हैं, पेन किलर पे। हमारे किन्नौर अब तक की टीम निगरानी रखती है सवालों पर भी। एक आपके लिए हमारी टीम की ओर से आया है महोदय, जनरल अनेस्थीसिया व स्पाइनल अनेस्थीसिया में कौन सा ज्यादा सेफ है? देखो जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये डिपेंड करता है जी आपका सर्जरी कैसे है, और कई बार ऐसे सेफ तो मेरे ख्याल से जो मैं प्रेफर करता हूँ, स्पाइनल एनेस्थीसिया ज्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें हम पेशेंट से बात करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ ऐसा, तो इसमें हम अगर पेशेंट फिट हो तो स्पाइनल एनेस्थीसिया ज्यादा सेफ, और इसमें यह कि आप ब्लड लॉस कम हो जाता है और पेशेंट को हम दूसरे दिन ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। जबकि अगर पेशेंट फिट नहीं है, ओल्ड एज है, बुढ़ापा है, कोई थोड़ा बीपी भी ज्यादा है, उसमें जनरल एनेस्थीसिया ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि इसमें जनरल एनेस्थीसिया में जो अंदर जो हम पूरा ब्लड प्रेशर है, हार्ट, हम खुद अपने हाथों से कंट्रोल करते हैं। तो उनमें जिनको थोड़ा सा भी बीमारी हो, कोई कोमोर्बिडिटी हो, कोमोर्बिडिटी मतलब किसी को लंग्स का प्रॉब्लम हो, कोई शुगर का हो, कोई ब्लड प्रेशर का, उसमें हम ज्यादा जनरल एनेस्थीसिया ज्यादा सेफ है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे डॉक्टर सतीश नेगी जी जो मोरंग से। अगर आपका कोई सवाल है तो यहाँ पर रख सकते हैं। और हमारे जो मंगलवार का एपिसोड है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें हम बागवानी से संबंधित और कृषि से संबंधित ऐसे कई सवाल रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अतिथि से और सवालों का सिलसिला जारी है। सर, एक और सवाल है कि क्या अनेस्थीसिया और पेन मैनेजमेंट में आज भी अलग अलग लेकर चलाया जाता है? बिल्कुल अलग अलग स्पेशलिटी ही अलग अलग हो गई है। जो एनेस्थीसिया, जो एमडी एनेस्थीसिया करने के बाद एक और स्पेशलाइजेशन है हमारा पेन मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए हमारे को अलग से ट्रेनिंग करना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है, वो अलग ही लेवल का है। करते एनेस्थेटिस्ट है, और एनेस्थेटिस्ट को उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, और कोई इसका पूरा कोर्स होता है, साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है पेन मैनेजमेंट का स्पेशली। हमारे विशेषज्ञ की न्यूज पोस्ट से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने बहुमूल्य जानकारियां दी है। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, सर, धन्यवाद। भारत में भारत में पेन मैनेजमेंट के लिए मॉर्फिन या इसके जैसे ड्रग्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इसे सबसे अच्छा पेन किलर सर्जरी के लिए माना गया है? नहीं जी, ये गलतफहमी है कि यूज नहीं करते। हमारे जो आईसीयू है उसमें सबसे ज्यादा हम मॉर्फिन ही यूज करते हैं। कोई भी जो क्रोनिक पेन है हम उसमें सबसे ज्यादा हम मॉर्फिन ही यूज करते हैं। आज के डेट में आप आईसीयू में जाइए, वहां सबसे ज्यादा मॉर्फिन और फेंटानिल करके दूसरा जो मॉर्फिन से भी थोड़ा हाई लेवल का ड्रग्स है वो बहुत यूज करते हैं हम। तो ऐसा तो नहीं, पेन मैनेजमेंट हम मॉर्फिन बहुत यूज करते हैं। और दूसरा ये बताएं, जो मॉर्फिन आप बता रहे हैं ये ऐसा ड्रग्स है, ये कहीं ऐसे इजिली अवेलेबिलिटी नहीं है। इसका अवेलेबिलिटी है आईजीएमसी में, जहां आईसीयू सेटअप हो, आईजीएमसी, पीजीआई या कोई भी फोर्टी जहां आईसीयू सेटअप हो, वहां मॉर्फिन की सप्लाई आती है। अदरवाइज दूसरे उसमें जो ये नार्कोटिक, उसमें थोड़ा मुश्किल है इसको परचेज करना। जी। पूनम नेगी जुड़े, इन्होंने कहा कि रामपुर अस्पताल में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए डॉक्टर सतीश नेगी का शुक्रिया, और हम तक जानकारी साझा करने के लिए किन्नौर पेज का आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे पेज के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद जी, धन्यवाद पूनम नेगी जी। सर, कुछ अनेस्थीसिया शॉर्ट टर्म में मेमोरी लॉस या फिर डिलीरियम करते हैं। क्या इसमें लंबे समय तक का कोई नुकसान हो सकता है? नहीं जी, बिल्कुल ही नुकसान नहीं है। डिलीरियम और जो मेमोरी लॉस है ये विद इन 24 आवर खत्म हो जाता है। ये उनमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो तो कुछ ओल्ड एज है,
ओल्ड एज में जिसको थोड़ा सा भी मेमोरी का प्रॉब्लम, उनमें ये थोड़ा जो ब्रेन के सेल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो ओल्ड एज में मेमोरी लॉस का निश्चित तौर पे इसका इफेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ओल्ड एज में इसका इफेक्ट है। अदरवाइज एज ए यंग उसमें ये बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप ये सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक हो जाता है विद इन 24 आवर्स, ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। ये ओल्ड एज का मतलब मैक्सिमम एज क्या, 70-80? ओल्ड एज का मतलब कि आफ्टर 70 ईयर्स जिनमें थोड़ा सा भी जो बुढ़ापे में जो जिनको भूलने की बीमारी है, उनमें थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा नुकसानदेह है। सर अक्सर यहाँ पर मेन कारण, मेन चीज है जो लोगों को समझना है। आम जनमानस सर्जरी और अनेस्थीसिया के नाम से ही डर जाता है, और कुछ लोगों को इंजेक्शन लगने से पहले ही बीपी लो हो जाता है। इन लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, और सर्जरी से पहले वाइटल पैरामिड का सर्जरी के वक्त नुकसानदायक हो सकता है? वाइटल पैरामिड, जो पैरामीटर। वाइटल, जो पहले तो डरने की बात, जो डरने की बात बिल्कुल नहीं है जी। जो हम पीएस जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, वो चेकअप इसीलिए होता है कि पेशेंट का एंजाइटी हम पूरी तरह से खत्म करें। इसीलिए हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, खासकर जो इलेक्टिव सर्जरीज की जो मैं बात कर रहा हूं, जिन जिन जो आराम से कर सकते हैं, जिनको जल्दबाजी नहीं है, उनमें हम जो पेशेंट को आने से पहले हम उनको जो एंजाइटी कम, रात को दवाई खिलाया जाता है, इवन कई बार हम सुबह भी एक टेबलेट देते हैं ताकि एंजाइटी कम हो। अगर फिर भी पेशेंट एंजाइटी रहे तो हम इवन ऑपरेशन थिएटर में अंदर डाल के हम कुछ जो एंजाइटी आईवी जो इंजेक्शन के द्वारा देते हैं, जिससे कि उनका एंजाइटी बिल्कुल ही खत्म हो। अगर एंजाइटी हो तो हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, तो हम तब तक सर्जरी शुरू नहीं करते जब तक उसका एंजाइटी खत्म हो और उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हो जाए। तब तक अंदर ऑपरेशन थिएटर में हम सर्जरी शुरू नहीं करते। इसीलिए कई लोग ये बोलते हैं कि अंदर बहुत टाइम लग रहा है। दरअसल हम वेट कर रहे होते हैं उसका हार्ट रेट नीचे आ जाए। जी जी जी, बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन होता है, मैंने तो अनुभव किया है। और हार्डली वो 15-20 मिनट का या 1 घंटा, पौना घंटे का होगा, 2-3 घंटा लग जाता है। तब तक जो अंदर जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, ये चीजें तो मैंने अनुभव किया है। महोदय जी, अंतिम सवाल रहेगा कि एनेस्थीसिया लेते हैं हम, तो ऐसे में भविष्य में क्या इससे मोटापा जैसे, या फिर कमजोरी जैसे, या नपुंसकता जैसे, ऐसे कई बीमारी का हो सकता है? नहीं जी, ये बिल्कुल मिथ है, कुछ भी नहीं होता है। एनेस्थीसिया भी ऐस इतना सेफ है एनेस्थीसिया की, जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बस कब गिर सकती है। एनेस्थीसिया आज के डेट में जितना नई टेक्निक आई है तो इतना ही सेफ है, इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कुछ भी। जो ये सारे मिथ है, जो मोटापा है, जो इम्पोर्टेंस है, जो बोर, वो सारा मिथ है। ऐसा कोई प्रॉब्लम रिकॉर्डेड नहीं है आज तक। जी, एक सवाल और किनॉट पेज की ओर से आया हुआ है कि महोदय जी, आपने बताया कि ओपिड बेस्ट या मॉर्फिन और मॉर्फिन लाइक फैंटानाइल इत्यादि कुछ ही जगह पर है, उपलब्ध है, परंतु हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत से ट्रॉमों का केस आते हैं जिनमें बहुत पेन होता है, और इसकी उपलब्धता की कमी के कारण पेशेंट को उसे पेन से गुजरना होता है। थोड़ी सी शब्दों में वो है, हिंदी में दिक्कत आई होगी हाँ, अब लिखने मैं में। समझ गया हूँ उनके कहने का मतलब कि जो मॉर्फिन और फेंटेनिल उपलब्ध करा दिया हमारे रामपुर में, तो हमने फेंटेनिल उपलब्ध करा दिया है, इसलिए हम तो यहाँ तो। पर मॉर्फिन और फेंटेनिल ऐसे कि ये हर कोई, इसके लिए एनेस्थेटिस होना जरूरी है, ये एनेस्थेटिस के अंदर ही दिया जाता है जो फेंटेनिल या मॉर्फिन। तो ये हर, जैसे कोई भी जो पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ एनेस्थेटिस नहीं हो, कोई डॉक्टर उनको नहीं दे सकते। उनका जो डोज कितना देना है, कैसे देना है, उनके साइड इफेक्ट वो सिर्फ एनेस्थेटिस को ही पता है। जी, बहुत बहुत आभार सर, हमारे किन्नौर पेज से जुड़े हैं। और युवा पीढ़ी आज के टाइम में सर, मैं आपसे अब थोड़ा हटकर विचार करना चाहूँगा, आपसे साझा करना चाहूँगा। आप किन्नौर पेज के लिए निकले हैं, तो अब किन्नौर के लिए आप भी चिंतित रहते होंगे। आए दिन रामपुर में देखते होंगे आप, जो है चिट्टा आदि से जो कई हाँ केस जी, हाँ आते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आए दिन अभी सांगला में कुछ ऐसी केस जो है हादसा हुए। अक्सर जो उन युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मेडिकल में बहुत सारे फील्ड है, क्या वो असफलता के कारण ऐसे ऐसे चूज कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं? आपने देखा होगा कि मेडिकल में बहुत सारे फील्ड है जहां आप लोग जो है अपना जॉब का जो है क्या देख सकते हो। तो आखिर क्यों युवा पीढ़ी हताश हो रहे सर, और
ऐसे नशे में जा रहे हैं, थोड़ा उनके लिए कोई मैसेज सर आपकी ओर से? मैं युवा पीढ़ी को मैं यही मैसेज देने को, ज्यादा से ज्यादा अपना स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, इन चीजों से दूर रहें। और बाकी जो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिप्रेशन में आ जाए या मतलब उससे ऊपर उठना पड़ा, थोड़ा बुक्स पढ़ें, टीवी देखें, जो नशा है उनसे दूर रहें जी। जी, आपके लिए प्रतिक्रिया आई है। माधु जी कहते हैं कि किन्नौर अब तक का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ऐसे व्यक्ति को अपने चैनल में मौका दिया है। मैं किन्नौर अब तक के माध्यम से बात सभी के बीच रखना चाहूँ कि डॉक्टर साहब ने कम से कम 30 से 40 लोगों को सिर्फ एक फोन करने से अपने रूम से खाना छोड़कर अपने उनको देखकर टीका किया है। और आपका पूरे किन्नौर की ओर से धन्यवाद सर। आपने बहुत सारी सेवाएं दी है किन्नौर को छोड़कर धन्यवाद, अपर धन्यवाद जो मंजू जी, हिमाचल। धन्यवाद। आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? आपका कोई समय सीमा क्या रहता है? कौन से वार में आपका कोई 24 आवर सेवाएं रहती है? कैसा रहता है? ये चीज जरूर बताएं सर। मेरे पास जितने भी जो ऑपरेशन के लिए आते हैं, वो जो उनसे मेरे से मिलने का टाइम होता है 1 बजे से 3 बजे के बीच। और मैं मंगलवार से मैं शनिवार तक मैं उपलब्ध रहता हूँ। सोमवार को भी कई बार हमारा केस कम होता है तो हमें उस दिन थोड़ा लेट बैठता हूँ। अदरवाइज मैं जो दूर से आए हुए हैं उनको मैं सुबह इवन 10 बजे के बाद से 10-11 बजे से जैसे ऑपरेशन शुरू शुरू करता हूँ, ऑपरेशन जितने में पेशेंट अंदर आए बाहर आ जाए, मैं उसमें उनको देख लेता हूँ। अदरवाइज मेरे से मिलने का टाइम 1 बजे से 3 बजे तक ही रहता है जी। सर एनेस्थीसिया से संबंधित कोई अहम जानकारी आप कहना चाहेंगे? और मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि जब कहीं भी हॉस्पिटल में जाए, कहीं ऑपरेशन हो रहा है, तो सबसे पहले कृपया करके ये पूछें कि वहां पर कोई ट्रेन एनेस्थेटिस्ट है या नहीं। और एनेस्थीसिया से डरने की कोई बात नहीं है, इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है और बिल्कुल सेफ है। जी, बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी धन्यवाद, दी सर आपने। आपने धन्यवाद समय रामभगत जी। निकाला हमारे किन्नौर के लिए, हमारे किन्नौर पेज के लिए, हिमाचल के लिए। तो मिलते हैं फिर कभी एपिसोड में सर, तब तक के लिए नमस्कार जी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू भगत जी। बहुत कीमती समय निकाला हमारे डॉक्टर सतीश नेगी ने। अनेस्थीसिया से संबंधित जो भी जानकारियां थी आप तक पहुंचा दिया। इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप जब भी जाए तो डॉक्टर से खुलकर बात करें। अगर आपको सिर में दर्द होता है या आपको पीठ में पेन होता है। और इन्होंने कहा कि तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हमारा अगला एपिसोड रहेगा मंगलवार को, ये वीरवार को, ये गांव शहर और राजनीति एपिसोड में। और तब तक के लिए नमस्कार। एक प्रतिक्रिया और आ रही है। हमारे डॉक्टर साहब चले गए। अगर टाइम से आपका मैसेज आता है तो हम कर लेते हैं। महोदय, डर्माडोल क्या ओवर थे और काउंटर ड्रग है? यह किस तरह के पेन में दिया जाता है? माइडल या माइड्रेट और अधिक विसीरियल, इनमें से किस पेन में यह ज़्यादा लाभदायक है? इसके अलावा लॉन्ग टर्म में इसका साइड इफेक्ट है। तो चलिए डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी में थे। अगले एपिसोड में हम इन बातों को जरूर रखेंगे। तो मिलते हैं शेयर करें ताकि जो है महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीरवार को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।